हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 14 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में क्लिक करके आप पा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंकटैड के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। रेबेका ग्रिन्सपैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अंकटैड्स सेक्रेटरी जनरल। तो देखिए, कोस्टा रिका की इकोनॉमिस्ट हैं रेबेका ग्रिन्सपैन। तो ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अंकटैड बोलते हैं, इसकी सेक्रेटरी जनरल बनी हैं। और अगर हम बात करें अंकटैड की तो देखिए 1964 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनके यहाँ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके ऑफिसेज न्यूयॉर्क और आदिश अबाबा में है। 195 इसके टोटल मेंबर स्टेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नोवाक जोकोविच वोन मेंस सिंगल्स टाइटल एट दी फ्रेंच ओपन। तो देखिए, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं और इन्होंने अपना सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है और ओवरऑल इनका ये 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। किसे हराया इन्होंने? स्टेफेनोस सित्सिपास को हराया है जो कि ग्रीस के हैं। और देखिए 5 सेट का रहा। शुरू के 2 सेट ये हार गए थे। 2 सेट हारने के बाद फिर देखिए तीनों सेट ये जीत गए। तो 2 सेट हारने के बाद फिर वापसी करना आसान नहीं होता है। लेकिन देखिए, क्योंकि जब हम कोई कोशिश करते हैं किसी तरह की, उसके बाद जो सफलता मिलती है उसका मज़ा ही अलग होता है। देखिए, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम को आपने पहली बार में निकाल लिया, वो काफ़ी अच्छी बात है, आपने निकाल लिया, लेकिन बाई चांस आप उसमें फ़ेल हो गए हैं। दूसरी बार भी आप फेल हो गए हैं। तीसरी बार जब आपने निकाला तो उसकी जो खुशी होगी वो पहले वाले अगर आप निकाल लेते तो उससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसलिए कहते भी हैं कि पिछड़ने के बाद या फेल होने के बाद वापसी करना आसान नहीं होता। खुद पर विश्वास हो तो ऐसा करना संभव भी है। अगर ऐसा करना आसान होता तो हर कोई एस्पिरेंट एग्ज़ाम क्लियर कर चुका होता। क्लियर उसी ने किया है जो पिछड़ने के बाद फिर से कंपटीशन में वापस आया है। तो यही बात यहाँ पर नोवाक जोकोविच की रही है। तो इस तरह की जो जीत होती हैं, ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके कैरियर पर भी काफ़ी प्रभाव डालती हैं, उनको मोटिवेशन का काम करती हैं। और देखिए, ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ओपन एरा में सभी जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं, एक आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इन चारों को ही ओपन एरा में इन्होंने कम से कम 2 बार तो जीता ही है हर एक को। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी 2 बार जीता है कम से कम, फ्रेंच ओपन को भी 2 बार जीता है कम से कम, ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी और यूएस ओपन को भी इन्होंने 2 बार जीता है। ठीक है, इन सभी को इन्होंने 2 बार जीता है कम से कम। तो ओपन एरा का मतलब क्या है? ओपन एरा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आप में से अगर किसी ने सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ ओपन एरा का मतलब क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, आप ये मानकर चलिए 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तो होते हैं प्रोफेशनल और दूसरे होते हैं अमेचर। तो देखिए, जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो प्राइज़ मनी के लिए खेलते हैं, साथ ही रैंकिंग पॉइंट्स के लिए भी खेलते हैं। लेकिन जो अमेचर होते हैं ये किसी प्राइज़ मनी के लिए नहीं खेलते हैं। तो इनको खेलने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, केवल जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो इनको दिया जाता है। तो पहले क्या होता था, जो भी मैंने आपको भी ग्रैंड स्लैम्स बताए हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, तो इनमें जो खेलते थे ये अमेचर प्लेयर खेलते थे। यानी इनको कोई प्राइज़ मनी नहीं दी जाती थी, केवल जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होता था वो दिया जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो प्रोफेशनल्स थे, यानी जो प्राइज़ मनी के लिए खेलते थे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में, तो उन लोगों ने कहा कि हमें भी इसमें खेलना है और हमको जो है अपनी फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत है। पर ग्रैंड स्लैम्स में उनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे, उनको खेलने नहीं दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रैंड स्लैम्स में जो अमेचर थे वे लोग भी प्रोफेशनल की तरफ शिफ्ट हुए और जो प्रोफेशनल टेनिस था
उसको जो है सक्सेस मिलती रही। जैसे आप IPL देख सकते हैं, इसी तरह की सक्सेस वहाँ पर मिलती रही। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इस तरह की सक्सेस मिलती रही, लोग जो है प्रोफेशनल टेनिस को ज़्यादा देखने लगे, तब ग्रैंड स्लैम्स में भी इन लोगों को एंट्री दी गई। तो उसको बोलते हैं ओपन एरा, यानी जब प्रोफेशनल्स और अमेचर इन दोनों को ग्रैंड स्लैम्स में खेलने दिया गया एक साथ, तो उसको बोलते हैं ओपन एरा। आई होप आप समझ गए होंगे ओपन एरा का मतलब। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नोवाक का ये सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल है। इससे पहले 2016 में जीते थे, और इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, और बेलग्रेड टेनिस टूर्नामेंट ये भी इन्होंने जीता है। किस राज्य ने मैप्स नामक एक योजना शुरू की जिसका उद्देश्य 5 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महाराष्ट्र लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड मैप्स दैट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग टू 5 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स। देखिए, मैप्स का मतलब है महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो इसके तहत अगले 5 साल तक जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग दी जाएगी। लगभग 5 लाख इस तरह के युवा महाराष्ट्र में हैं, उन सभी को। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, कैपिटल मुंबई है। आपको ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर में है। बाकी की जो एयरपोर्ट है वो तो नाम से ही पता चल जाता है कि महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने स्पेशल इसी को यहाँ पर रखा है। और बैंक एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था पिछले साल, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन तीनों का हेडक्वार्टर्स भी महाराष्ट्र में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं यहाँ पर? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और महाराष्ट्र में स्थित हैं। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है ये इंडिया में लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि हाल ही में नंदोड़ मधमेश्वर वेटलैंड ये महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट बनी है। साथ ही ये सभी आपको जानने चाहिए, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, शाहदरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव नेशनल पार्क, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी महाराष्ट्र में हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो देर आर 15 मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। किस लिए ये क्वेश्चन लिया गया है? क्योंकि आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, UN इलेक्ट्स 5 न्यू मेंबर्स टू सर्व ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूनाइटेड अरब अमीराट्स, तो इनको जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। और 2022 से 2023 का इनका कार्यकाल रहने वाला है इन कंट्रीज़ का। आपको बता दें, इनमें अल्बानिया ही केवल इकलौता ऐसा स्टेट है जो इससे पहले कभी नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। देखिए, अगर सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें, UN सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 5 तो इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। कौन कौन से हैं? USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। बाकी 10 मेंबर जो होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं। और पहले से कौन कौन है? फिलहाल इंडिया है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है और नॉर्वे है। तो इन 5 कंट्रीज़ को ये 5 कंट्री ज्वाइन करेंगी। और इन सभी 5 कंट्रीज़ की आपको कैपिटल भी जान लेनी चाहिए। अल्बानिया तिराना है, ब्राज़ील की ब्रासीलिया है, गैबोन की लिब्रेविल है, घाना की एकरा है और यूनाइटेड अरब अमीरात्स की अबू धाबी है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन गुजरात। किस लिए क्वेश्चन लिया गया है? क्योंकि न्यूज़ आप देख सकते हैं, NSG साइंस MOU विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? देखिए, जो NSG की जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, यानी NSG किस तरह के कार्य करता है? काउंटर टेररिज्म के कार्य करता है, काउंटर IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है, और एंटी हाईजैकिंग। तो इस तरह के NSG जो है ऑपरेशन करता है। तो इसी तरह के ऑपरेशंस को और मजबूत बनाने के लिए,
ठीक है, इसने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है, यानी अच्छी ट्रेनिंग मिल सके इसलिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी RRU के साथ एक MOU साइन किया है। और आपको बता दें कि जो ये RRU है यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और ये गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की, तो इसके डायरेक्टर जनरल MA गणपति हैं और जो ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर विमल N पटेल हैं। 2021 का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एमेनुअल कैरेरी वॉन द 2021 स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड। तो ये एक तरह का लिटरेचर अवार्ड है और ये फ्रेंच ऑथर हैं इमैनुअल, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है तो स्पेन के प्रिंसेस रहे हैं लियोनोर, इनके नाम पर रखा गया है। वीरेंद्र नानावती को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ यानी फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। आपको बताना है जो ये फीना है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वीरेंद्र नानावती हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो। सो इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन फीना के मैंने आपको बारे में बता दिया और वीरेंद्र नानावती को इसके मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो ये वीरेंद्र जी हैं ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो पहली बार इस तरह से हुआ है कि कोई इंडियन जो है इस फीना का मेंबर बना है और इनका कार्यकाल 2021 से 25 तक का रहेगा। साथ ही आपको बता दें इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं हुसैन अल मुसल्लम। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट हैज़ पार्टनर्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंसिंग दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3725 करोड़ रुपए जो है एक्सटेंड कर दिए हैं। ठीक है, मतलब लोन जो है इतने का एक्सटेंड कर दिया है। किस लिए? जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए। और इसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही जो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल है ये स्विट्ज़रलैंड की फर्म है, ये भी इस एयरपोर्ट में जो है फाइनेंस कर रही है, शेयर होल्डर है। तो ये नोएडा के पास बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखिएगा। और 30,000 करोड़ रुपए की लागत है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 14। तो 14 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप इस सिस्टम की डिस्कवरी की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और इस बार 2021 में इसका स्लोगन रखा गया है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का स्लोगन रखा गया है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। साथ ही इस बार जो होस्ट कंट्री है वो इटली है और इटली का जो रोम शहर है वो इसको होस्ट कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की 3 साल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो RBI हैज़ अप्रूव्ड द 3-year रीअपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। तो 3 साल का यहाँ पर इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है। ICICI बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए कि MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और जमा वृद्धि के मामले में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र
has emerged as the top performer among public sector lenders in terms of loan and deposit growth during financial year 2020-21। तो देखिए किस मामले में रहा है, लोन देने के मामले में और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के मामले में नंबर 1 पर रहा है। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो कौन रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसने जो है 1.07 लाख करोड़ रुपए तक के इसने जो है लोन दिए हैं 2020-21 में, और इसका जो डिपॉजिट है उसमें भी 16% की ग्रोथ देखी गई है, SBI से भी ज़्यादा। और इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आपको जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और इसके MD एंड CEO हैं AS राजीव। विप्रो के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनूप पुरोहित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विप्रोज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और अनूप पुरोहित जो है ये इससे पहले यस बैंक में कार्य कर चुके हैं और अब इनको विप्रो का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है। विप्रो की बात करें तो चेयरमैन है रिशात प्रेम जी, CEO हैं थियरी डेलापोर्टे और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। साथ ही हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि विप्रो ने फिनास्त्रा इसके साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको एक्सेलरेट करने के लिए, इसमें तेजी लाने के लिए। प्रसिद्ध असम के साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सम्मान के प्राप्तकर्ता रहे, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ये असम के जो है लिटरेचर थे लक्ष्मी नंदन बोरा और इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री, सरस्वती सम्मान और साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन तीनों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी फेमस हस्ती रहे थे ये। और इनका जो नोवेल था पाताल भैरवी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1988 में। और एक और इनका नोवेल था कायाकल्प, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथ ही एक एसएमएस मंथली मैगजीन आती है गोरियोसी, तो इसके भी ये एडिटर रह चुके थे। सूरज सिंह माथुर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सूरज सिंह माथुर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 1951 एशियन गेम्स विच वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो देखिए 1951 के दिल्ली एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, एथलीट थे ये। और उसके बाद 1952 के जो ओलंपिक्स हुए थे इनमें भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। ये हुए थे हेलसिंकी में, हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की कैपिटल है, तो यहाँ पर हुए थे 1952 के ओलंपिक। और आपको बता दें जैसा कि लिखा है, माथुर इज़ द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू कंप्लीट एन ओलंपिक मैराथन रेस एट द 1952 हेलसिंकी गेम्स। तो देखिए ये पहले एथलीट थे भारत की ओर से जिन्होंने ओलंपिक मैराथन को कंप्लीट किया था, ठीक है, बात हो रही है कंप्लीट करने की, तो कंप्लीट इन्होंने किया था। प्रोफेसर राधा मोहन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सम्मान से सम्मानित थे, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो प्रोफेसर राधा मोहन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन अवार्डी ऑफ पद्मश्री। तो पद्मश्री से सम्मानित थे, 2020 में इनको पद्मश्री दिया गया था और काफ़ी फेमस जो है इन्वायरमेंटलिस्ट ये रहे हैं और उड़ीसा के फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी ये रहे हैं। साथ ही UNEP ने इन्हें द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर इससे भी सम्मानित किया हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में ICRA के अनुसार भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो जो ICRA इसने प्रिडिक्ट किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 है इसमें भारत की GDP 8.5% से ग्रो करेगी। क्राइसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो क्राइसिल इसने ये कहा है कि भारत की GDP 2021-22 में 9.5% से ग्रो करेगी। पहले इन्होंने 11% बताया था, उसके बाद अब इसको 9.5% कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6 पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद गुजरात स्टेट टू सेट अप 6 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स।
और देखिए इस प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 24,000 करोड़ रुपीस और वडोदरा के आसपास जो है 6 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। पर्यावरण, जलवायु और जैव विविधता पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सुनीता नारायण फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एन इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर एक्शन ऑन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सुनीता नारायण जो हैं ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, राइटर हैं और द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट इसकी डायरेक्टर जनरल हैं। इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर एक्शन ऑन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, इसके लिए इन्हें चुना गया है। और किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है? तो स्वीडन के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है पेर ओल्सन फ्रीड, इनके द्वारा इन्हें चुना गया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द CEO ऑफ RBL बैंक? विश्ववीर आहूजा और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। रैतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ इन विच स्टेट और UT? जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पीसियसिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? जून 5th। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज? बिहार। विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकमक, जिसे ईस्ट भी बोला जाता है, जनरेटेड अ प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ 126 मिलियन फ़ारेनहाइट फॉर 101 सेकेंड्स? आंसर इज चाइना। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पाँचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अघोषम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? Which year will be observed by United Nations as the International Year of Camelids? Industrial Deep Decarbonization Initiative IDDI is co-led by India and which country? Who authored the book Promise Me Dad, A Year of Hope, Hardship and Purpose? World Employment and Social Outlook 2021 report is रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन का आंसर तो आप कम से कम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसे आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।